स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 14 है, यानी कि 14वां चैप्टर है। ओके, और ये लास्ट चैप्टर है आपके हिस्ट्री का। आज के बाद आपकी जो क्लास 7 की हिस्ट्री है ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, उसमें हम लोग को पूरा का पूरा मॉडर्न पढ़ना है। तो लास्ट चैप्टर है और इसमें हम लोग को पढ़ना है मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पाठ 14 मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति, ये हमारा चैप्टर है आज का। मुगलों के शासनकाल में देश में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारत के विभिन्न भागों तथा अलग अलग धर्मों और नस्लों के लोगों ने अनेक प्रकार से सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया, जिससे एक नई संस्कृति का विकास हुआ। ओके, तो मुगलों के शासनकाल में राजनैतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, क्योंकि मुगलों की संस्कृति अलग थी, भारतीयों की संस्कृति अलग थी। तो जब ये दोनों संस्कृतियाँ मिली तो एक दूसरी प्रकार की संस्कृति निकलकर सामने आई। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं मुगल काल में सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति कैसी थी। भारत में मुगलों के आगमन से सामाजिक जीवन पद्धति में बदलाव आया। जातीय व्यवस्था के अंदर ही नई जातियों एवं उपजातियों का उदय हुआ। मुगल काल में सम्राट और उसका परिवार सर्वोपरि था। उसके उपरांत दूसरे वर्ग में उलेमा, यानी कि जो पवित्र और धार्मिक व्यक्ति कहलाते थे, जैसे शेख, सैयद, ये भी आते थे। ये सब उच्च वर्ग के लोग थे। द्वितीय वर्ग में ही मुस्लिम, अमीर, अधीनस्थ राज्यों के शासक, जमींदार, जागीरदार आदि थे। मध्यम वर्ग में अध्यापक, हकीम, ज्योतिषी, कवि, व्यवसायी, कोतवाल, चौकीदार, काजी, चौधरी आदि थे। तत्पश्चात भूमिहीन, कृषक, श्रमिक, दरिद्र, निसहाय, दास आदि की श्रेणी थी। मतलब अगर हम सामाजिक स्थिति देखें तो सबसे ऊपर जो था वो शासक वर्ग था, मतलब जो शासन कर रहा था उसका अहदा सबसे ऊपर था, उसका स्थान सबसे ऊपर था। ओके, ये देखिए मुगल सम्राट की स्थिति सबसे ऊपर थी। फिर उसके बाद जो मुगल दरबार में लोग आसपास बैठते थे शासक के, जैसे उलेमा वर्ग हो गए या अमीर वर्ग हो गए। ओके, फिर सैयद और शेख। फिर द्वितीय वर्ग में ही मुस्लिम, अमीर, ये देखिए अधीनस्थ राज्यों के शासक, यानी कि जो छोटे छोटे राज्यों के शासक थे, जमींदार, जागीरदार, ये भी थे। मध्यम वर्ग में अध्यापक, हकीम, ज्योतिष, कवि, ये मध्यम वर्ग में थे। इनकी स्थिति औसत थी, मतलब मध्यम वर्ग। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दशा खराब थी वो थी भूमिहीन, कृषक, दरिद्र, श्रमिक, निसहाय, दास, ये सबसे निचले स्तर पर थे। तो इस प्रकार समाज बटा हुआ था। अब आगे है फिर हिंदू समाज जातियों एवं उपजातियों में बटा हुआ था। आप जानते हैं भाई, जो वर्ण थे उसमें 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनमें भी आपस में कई उपजातियां थी, मतलब जैसे शूद्रों में कई जातियां हैं, ब्राह्मणों में भी कई हैं। तो पहले तो जाति में बैठे थे, फिर उपजाति में विभाजित थे। ब्राह्मण में देखिए समाज में ब्राह्मणों का स्थान प्रमुख था। मुगल शासन में इस वर्ग के लोगों को अनुदान, उपहार और राजाश्रय प्राप्त था, मतलब राज में लोग रहते थे। तत्पश्चात क्षत्रियों का वर्ग था। उनको प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर योग्यता के अनुसार स्थान मिलता था। तृतीय वर्ग में वैश्य थे। व्यापारिक समुदाय में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति थी। समाज के निम्न स्तर के लोग चौथे वर्ग में थे। इनमें पेशेवर समूह भी सम्मिलित थे, मतलब 4, मैंने बता दिया कि 4 समूहों में जो थे वो लोग विभाजित थे हिंदू धर्म में विशेषकर। तो ब्राह्मण सबसे ऊपर था। ओके, फिर उसके बाद क्षत्रिय का नंबर आता था। तो ब्राह्मण पूजा पाठ ये सब करता था अपना। क्षत्रिय युद्ध वगैरह करते थे, सेना में भाग लेते थे। वैश्य लोग क्या करते थे, व्यापार वगैरह करते थे। और जो निम्न वर्ग के शूद्र थे वो अन्य तीनों की सेवा वगैरह किया करते थे। मुगलों के आगमन से पर्दा प्रथा अधिक व्यापक हुई। स्त्रियां पुनर्विवाह या पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकती थी। ओके, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि क्या मुगल काल में पुत्रियां या स्त्रियां पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा कर सकती थी, हाँ या नहीं? तो नहीं कर सकती थी। ओके, मुगल काल में जहाँ शासक वर्ग शानो शौकत के साथ जीवन व्यतीत करते थे, वहीं दूसरी ओर किसान, दस्तकार, श्रमिक अत्यंत गरीबी में अपना जीवन यापन करते थे। मुगल काल की संपन्नता का आधार किसानों एवं श्रमिकों की मेहनत थी और उन्हीं के घर दरिद्रता बसती थी। अब सोचिए, जो शासक हैं वो अमीर रहते थे, शान और शौकत से रहते थे,
विलासिता से जीवन व्यतीत करते थे। उनका ऐसा इसलिए संभव हो पाता था क्योंकि उनको टैक्स ज़्यादा मिलता था, और टैक्स कौन देता था? किसान। यानी किसान की वजह से जो राजा होता था वो विलासितापूर्ण यानी कि सुखमय वाला जीवन बिताता था। लेकिन वही जो किसान था, जो कर देता था, उसके घर दरिद्रता बसती थी, मतलब वो उस तरह से जीवन नहीं बिता पाता था। ओके, जबकि उसी की वजह से जो सम्राट था वो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। अब यहाँ पर है सांस्कृतिक समन्वय। मुगल काल के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत का विकास हुआ। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्णकाल कहा जा सकता है। मतलब गुप्त काल को एक तो कहा गया है भारत का स्वर्णकाल, अगर हमें दूसरा स्वर्णकाल कहना है कि भारत का दूसरा स्वर्णकाल किसे है, तो फिर हम मुगल काल को कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी इमारतों का निर्माण हुआ। ओके, मुगल अपने साथ तुर्क ईरानी संस्कृति लाए थे। कौन सी संस्कृति लाए थे? तुर्क ईरानी, जिनका भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रण हुआ। मतलब भारतीय संस्कृति अलग थी और अपने साथ में मुगल कौन सी संस्कृति लाए थे? तुर्क और ईरानी। तो जब ये तुर्क ईरानी लाए तो तुर्क ईरानी इधर और भारतीय इधर दोनों मिल गए। ओके, दोनों संस्कृतियाँ मिल गई तो एक नई संस्कृति का जन्म होता है। मुगल कालीन स्थापत्य की बात अब हम करते हैं। देखिए, ये देखिए आगरा का किला पहले यहाँ पर बना हुआ है, इसको देख लीजिए। मुगलों ने भव्य किलों, आकर्षक राजमहलों, दरवाज़ों, इमारतों, मस्जिदों, बावलियों आदि का निर्माण करवाया। मुगल शहंशाहों ने कई किले बनवाए जिसमें मुगल तथा भारतीय शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। इन किलों में अधिकतर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। देखिए, तो इसमें किसका प्रयोग हुआ? लाल बलुआ पत्थर का। महलों में स्थानीय गुजराती, बंगाली तथा फारसी शिल्पकला का मिश्रण देखने को मिलता है। इनमें छज्जों और सुंदर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। इनकी दीवारों और छतों की सजावट में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये देखिए छज्जे वगैरह हैं। ओके, यहाँ पर भी आप देखिए छतरी जो बनी है। जोधाबाई का महल है, ये गुजराती शैली में है। ओके, देखिए जोधाबाई गुजराती शैली में, ये शाहजहां द्वारा बंगला शैली में निर्मित आगरा किले का एक छज्जा है। 1 मिनट, ये देखिए ये शाहजहां द्वारा निर्मित है आगरा किले का एक छज्जा। फिर यहाँ पर और है, देखिए 1 मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में। ओके, कई इमारतों में सफ़ेद तथा लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो ज़्यादातर आपको दो ही चीज़ें मिलेंगी, एक तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, एक संगमरमर का प्रयोग। ओके, सफ़ेद, जैसे ताजमहल वगैरह ले लीजिए तो वहाँ पर संगमरमर का प्रयोग हुआ है। एतमादुद्दौला का मकबरा ले लीजिए, ओके, जो कि नूरजहाँ के पिताजी थे। तो उनके सबके जो उन सारी इमारतों में जो है आपको संगमरमर का प्रयोग मिल जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें, लाल किला देख लें, ओके, हुमायूं का मकबरा देख लें, अकबर का मकबरा देख लें, जोधाबाई का महल, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर मिलेगा लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। ओके, अब ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, पित्रा-दुरा आपने नाम सुना होगा, या पित्रा-ड्यूरा। ओके, ये देखिए ये क्या है? मुगल शहंशाहों ने इमारतों को सजाने के लिए अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे नीलमणि, फिरोज़ा आदि का प्रयोग फूल पत्तियों को, आकृतियों को तथा ज्यामितीय आकारों को बनाने के लिए किया। सजावट की इस पद्धति को पियत्रा ड्यूरा कहते हैं, एक प्रकार की नक्काशी है। ओके, तो पियत्रा ड्यूरा पर मैंने एक वीडियो बना दिया है हमारे दूसरे चैनल पर, तो दूसरे चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप दूसरे चैनल पर जा करके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। पियत्रा ड्यूरा क्या है? मतलब एक नक्काशी है, जैसे संगमरमर की मान लीजिए किसी बिल्डिंग को बना दिया गया, फिर उस बिल्डिंग में क्या रंग नहीं लगाया जाता था। ये जो डिज़ाइनें बनी हुई हैं ये सब नक्काशी हैं। ओके, मतलब छोटे छोटे पत्थरों को, जैसे मणि हो गया, नीलमणि, फिरोज़ा, पन्ना, हीरे मोती, तो इन्हीं के द्वारा इन महलों को सजाया जाता था। ये सब आपको लगता है कि रंग है, लेकिन ये रंग नहीं वास्तव में। ओके, ये सारी चीज़ें क्या है? पत्थर से बनी है, पत्थर जड़ दिया गया है। ताजमहल का है, ये ताजमहल का है।
पित्रा-देवरा, एतमादुद्दौला का मकबरा। कुछ इमारतों में अरबी भाषा में कुरान की आयतें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ताजमहल में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ओके। और पित्रा-द्यूरा का प्रयोग, पित्रा-द्यूरा क्या है बेसिकली ये जान लीजिए कि एक प्रकार की सजावट है। ओके, जिसमें क्या होता है कि हम इमारतों में पत्थरों को जड़ते हैं, छोटे छोटे जो नीलमणि, फिरोज़ा, पन्ना, हीरे मोती होते हैं उनको जड़ते हैं। तो सजावट की इस पद्धति को ही पित्रा-ड्यूरा कहते हैं। इनकी इमारतों की विशेषता इनके विशाल गुंबद, मेहराब, दरवाजे तथा ऊंचे चबूतरे हैं। हवा के लिए बनाए गए पंचमहल की सपाट छत को सहारा देने के लिए विभिन्न स्तंभों का, जो विभिन्न प्रकार के मंदिरों के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं, इस्तेमाल किया गया है। मुगलों ने जल स्रोतों से युक्त कई सुनियोजित बगीचे भी लगवाए। जगह जगह पर सुंदर फव्वारे भी थे। कुछ मुगल बगीचे जैसे कश्मीर में निषाद बाग, पंजाब का पिंजौर बाग, लाहौर का शालीमार बाग प्रसिद्ध हैं। तो ये कुछ बाग भी मुगल शासकों ने लगवाया था। ओके। और इन बागों में क्या होता था, पानी जाने की व्यवस्था ऐसे होती थी, मतलब समकोण पर, ताकि पूरे बाग में पानी पहुंच जाए। बहते पानी का उपयोग करना मुगल काल की विशेषता थी। अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का समावेश किया। उनके चित्रों में दूर दिखने वाली आकृतियों को छोटा दर्शाने के सिद्धांत को अपनाया गया। मतलब इतना दिमाग था उसमें, सोच लीजिए, जो अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरी थे उन्होंने दरबार में यूरोपीय चित्रकारी बनाई। ओके, जैसे अकबर के दरबार में कुछ यूरोपीय चित्रकारी भी आए थे, तो उन्होंने वहाँ पर यूरोपीय शैली में चित्र बनाया। और उन्होंने क्या किया, जो दूर स्थित वस्तुएं उनको छोटा बनाया। इससे आकृतियाँ अपनी सही परिप्रेक्ष्य में सामने आती थी। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, और फिर अगर पीछे इसके देखिए तो ये जो घर वगैरह हैं, थोड़े बहुत पेड़ वगैरह, उनको छोटा बना दिया गया है। ये देखिए, तो एक प्रकार से 3D में बनाने का प्रयास किया गया। जहांगीर के काल में चित्रकारी का विकास बुलंदियों तक पहुंचा। जहांगीर के शासनकाल में मनुष्य की एकल आकृतियों और पशुओं की आकृतियों के चित्र में विशेष प्रगति हुई। मतलब मनुष्य की अकेली वस्तु मतलब चित्र बनाया जाने लगा। यहाँ पर देखिए आप, जैसे पहले होता था, पहले के जो शासक थे वो समूह में लोगों का चित्र बनवाते थे, लेकिन जब जहांगीर का शासनकाल आया तो उसने मनुष्य का एकल चित्र बनाना शुरू कर दिया, जानवरों का चित्र बनाना शुरू कर दिया, पशुओं का। ये देखिए, जेबरा का चित्र है, ये मंसूर ने बनाया था, चित्रकार थे। राजस्थान शैली की चित्रकारी में पश्चिमी भारत या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण चित्रकारी की मुगल शैलियों के साथ किया गया। इसमें पुराने विषयों को भी समावेश किया गया। इस प्रकार इस शैली की चित्रकारी में शिकार के दृश्यों के अलावा राधा कृष्ण की प्रेम लीला, बारहमासी अर्थात वर्ष के विभिन्न मौसम और रागों के चित्रण को भी स्थान दिया गया। फिर यहाँ पर है 1 मिनट, पहाड़ी शैली में भी इन परंपराओं को जारी रखा गया। अब संगीत देख लेते हैं हम थोड़ा। संगीत सांस्कृतिक जीवन का एक और क्षेत्र था जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे से सहयोग किया। अकबर ने ग्वालियर के प्रसिद्ध, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था। यानी कि तानसेन किसके दरबार में रहते, अकबर के। ओके, तानसेन को कई नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। आईने अकबरी में 23 संगीतकारों के नाम हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आईने अकबरी किसने लिखा है, ये भी याद रखिए। और आईने अकबरी में कितने संगीतकारों का उल्लेख किया गया है, तो 36 संगीतकारों के नाम उल्लेख किए गए हैं। औरंगजेब दरबार द्वारा आयोजित संगीत को पसंद नहीं करता था। ओके, ये देखिए, औरंगजेब है, ये थोड़ा सा सनकी शासक था, मतलब ये ज़्यादा नाच गाना पसंद नहीं करता था, परंतु वह कुशल वीणा वादक था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। तो जैसे औरंगजेब जो था वो दरबार में बहुत ज़्यादा संगीत वगैरह पसंद नहीं करता था, लेकिन जब कोई विशेष समारोह होता था तब अनुमति दे देता था संगीत वगैरह की, किसी विशेष समारोह पर, वैसे नहीं। साहित्य का विकास। मुगल शासक साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने विद्वानों और साहित्यकारों को राजकीय संरक्षण दिया।
इस काल में भी फारसी ही राजभाषा थी। ओके। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में। इस काल में गुलबदन बेगम, अबुल फजल बदायूनी, मोहम्मद कामगार, अब्दुल हमीद लाहौरी आदि ने फारसी में रचनाएं लिखी। अकबर ने अथर्ववेद, महाभारत, हरिवंश, पुराण, रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह फारसी तथा संस्कृत का विद्वान था। ओके। तो लास्ट में जो है शाहजहां जब बीमार पड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा सेवा उनकी या तो बेटी करती है या तो फिर उनका एक पुत्र रहता है दारा शिकोह, वो करता है। उसके सहयोग से उपनिषद और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर के समय में हिंदी कविता का सर्वाधिक विकास हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खानखाना, नंददास उसके काल के प्रमुख कवि थे। तो अकबर के समय के प्रमुख कवि कौन कौन थे? अब्दुल रहीम खानखाना, मलिक मोहम्मद जायसी, नंददास। महाभारत का अनुवाद बदायूनी द्वारा रजनामा, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत का अनुवाद, 1 मिनट इसको देखना पड़ेगा आपको सही से। महाभारत का अनुवाद बदायूनी द्वारा रज्मनामा नाम से किया गया। तो रज्मनामा किसका नाम है? महाभारत का नाम। और इसका महाभारत का अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। किस नाम से किया था? रज्मनामा। इसी काल में स्थानीय कवि भी उभरे जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। ओके। तो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई ये सब किसके शासनकाल के समकालीन थे? अकबर के। ये कई बार क्वेश्चन है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, किस शासक के समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने भारतीय जीवन से जुड़े प्रसंग और प्राकृतिक दृश्यों का चित्रकारी में समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार तथा युद्ध के दृश्यों का। उन्होंने फारसी कथाओं को चित्रित करने के अलावा महाभारत के फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना अकबरनामा तथा दूसरी पुस्तकों को चित्रों से सजाया। ये मुगलों की देन है। दरबार दृश्य अकबरनामा में चित्र बनाया गया है ऐसे। ऐतिहासिक रचना अकबरनामा तथा दूसरी पुस्तकों को चित्रों से सजाया गया है। उन्होंने विभिन्न रंगों जैसे मयूरी, नीले रंग तथा लाल रंग का अधिक प्रयोग किया है। मुगलों ने अपनी चित्रकारी में ईरानी शैली के सपाटपन के स्थान पर भारतीय कूची की गोलाई का प्रयोग किया, जिससे त्रिआयामी यानी 3D चित्र बनने लगे। ओके। तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से बनाया गया चित्र हुमायूं के काल के अनुपम देन है। ये चित्र आपको बता रहा है 1.15, ये वाला चित्र, ये देखिए 1.15 वर्ग मीटर कपड़े पर बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह मंगोल परंपरा की देन है, जिसमें तंबू पर वे चित्र बनाया करते थे। तो ये मंगोल चित्रकारी मंगोल परंपरा की देन है। यातायात। मध्यकाल में यातायात के लिए 2 साधन प्रयुक्त होते थे। माल व सामान सड़क से आता जाता था। इन मार्गों पर दोनों तरफ छायादार वृक्षों की कतारें होती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर सराय या विश्राम होते थे। व्यापार हेतु जल मार्ग का भी प्रयोग किया जाता था। कश्मीर, बंगाल, सिंध, वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में नदी या जल मार्ग अधिक प्रयोग होता था, क्योंकि पंजाब, बंगाल, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सिंध यहाँ पर नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं ना, इसलिए यहाँ पर आने जाने के लिए जल मार्ग का प्रयोग किया जाता था। तो यातायात के साधन हो गए। व्यापार की बात करें तो 17वीं शताब्दी के बाद में भारत में व्यापार प्रसार के कई कारण थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासन के अंतर्गत देश की राजनीतिक एकता तथा एक बड़े क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की स्थापना थी। मुगलों ने सड़क और सरायों के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया, जिससे यातायात में बहुत सुविधा हो गई। समाज में किसी भी वस्तु के आयात के लिए समान कर निर्धारित किए गए। मुगलों ने शुद्ध चांदी के रुपयों का प्रचलन आरंभ किया, जिसकी सारे भारत में ही नहीं वरन विदेशों में मान्यता थी। इससे भारत के व्यापार को और भी अधिक बढ़ावा मिला। इस काल में भारत में महत्वपूर्ण व्यवसाय था कपड़े बनाना। सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था कपड़े बनाना। सूती कपड़े तैयार करने के केंद्र देश भर में थे। इनमें प्रमुख थे गुजरात में पाटन, उत्तर प्रदेश में बनारस और जौनपुर, बिहार में पटना, उड़ीसा एवं बंगाल के बहुत से गांव थे।
ढाका जिला विशेष रूप से अपने मलमल के कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के रंगने का व्यवसाय भी उन्नति था। शॉल तथा गलीचा बुनने के व्यवसाय ने अकबर के संरक्षण में उन्नति की। मतलब सबसे ज़्यादा जो उन्नति व्यवसाय था वो था कपड़े बनाना। ओके, सूती के कपड़े बनते थे, जैसे गुजरात में पाटन नामक स्थान था वहाँ पर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर और बनारस में बनाया जाता था कपड़ा, बिहार में पटना, उड़ीसा में बंगाल के बहुत सारे गांव थे। ढाका जिले में जो ढाका जिला था यानी बांग्लादेश का, वहाँ पर मलमल के कपड़े बनते थे। ओके, एक और कारण जिससे भारत का व्यापार बढ़ा हुआ था, 17वीं सदी के आरंभ में अंग्रेज तथा डच व्यापारियों का भारत आगमन। आपको पता होना चाहिए कि इसमें पुर्तगाली आ चुके हैं। ओके, भारत के व्यापारियों ने इनका स्वागत किया क्योंकि इनसे समुद्र व्यापार पर पुर्तगालियों के अधिकार को समाप्त करने में सहायता मिली। भारत का यूरोपीय बाजारों के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो गया। कालीकट, मछलीपट्टनम, हुगली, श्रीपुरा, चटगांव इस समय के प्रमुख समृद्ध बंदरगाह थे। यहाँ से भारतीय माल अफ्रीका के समुद्र तट दमिश्क का है सीरिया में, ओके, सिकंदरिया, मिस्र तथा यूरोप के विभिन्न देशों को ले जाया जाता था। साथ ही यह माल चीन, लंका मतलब श्रीलंका, इंडोनेशिया में भारतीय टापुओं को जाता था। भारतीय टापू जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। ओके, इन वस्तुओं में गुड़, चीनी, मक्खन, रुई से निर्मित वस्तुएं, अनाज, तेल, बाजरा, ज्वार, चावल, नील, सुगंधित पदार्थ, कपूर, लौंग, नारियल, चंदन की लकड़ी, अफीम, काली मिर्च, लहसुन प्रमुख थी। इस प्रकार सोना मुख्यतः द्वीप समूहों चीन, जापान, मोरक्को आदि से तथा मूंगा व अन्य रत्न फारस व अरब के राज्यों से आता था। तो सोना वगैरह या फिर जो मूंगा या फिर रत्न संबंधी जवाहरात के जो चीज़ें होती थी वो अरब के राज्यों से आती थी। ओके, और सोना चीन से आ जाता था, जापान से, मोरक्को से। पारा कहाँ से आता था? लिस्बन से। सीसा, ऊनी वस्त्र, सिल्ट, साटन के कपड़े ये सब यूरोप से आते थे। जहाँ तक थल मार्ग के व्यापार की बात है तो मध्य एशिया, तिब्बत, अफगानिस्तान से मेवे, फल, हींग, कस्तूरी, सोना, तांबा, सीसा, शहद, सुहागा, मोम, पक्षी, घोड़े आयात किए जाते थे। इसी तरह देश के भीतर आंतरिक व्यापार भी उन्नति था। प्रत्येक गांव में एक छोटा बाजार होता था। कस्बे के बड़े बाजार समय समय पर लगते थे। फेरी लगाने वाले भी अच्छा व्यापार करते थे। बंजारे दूरस्थ प्रदेशों तथा सेनाओं की आपूर्ति का काम करते थे। कई बार हमें बड़े काफिलों का उल्लेख मिलता है जिसमें माल 40,000 बैलों के ऊपर लदा रहता है। ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेना, राजस्व, व्यापार तथा कृषि कार्य में सल्तनत काल एवं मुगल काल में क्या अंतर था, इस पर आपको चर्चा करना है। अब फिर जो यहाँ पर है मुगल कालीन मूल्यांकन, संस्कृति क्या थी, कुल मिलाकर मूल्यांकन मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है। ओके, मुगल शासकों ने भारत में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दिशा में भक्ति और सूफी संतों के उपदेश का भी जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सूफी संतों ने मानव को शांति व भाईचारे का संदेश दिया। इससे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के निकट आए। अब चूँकि भक्ति आंदोलन भी हो रहा था तो भक्ति आंदोलन में जो हिंदू के कवि थे, मतलब जैसे कबीर दास और तुलसीदास, रैदास, ये सब भी योगदान दे रहे थे। मतलब जितने भारतीय कवि थे इनका भी योगदान था। और कुछ सूफी कवि थे जिनको सूफी संत कहा जाता था, तो उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम को एक करने का प्रयास किया, निकट लाने का प्रयास किया। ओके, सूफी संतों में जैसे शेख सलीम चिश्ती, मखदूम शेख, अब्दुल कादिर, शाह हुसैन, शेख अब्दुल हक, शेख मोहम्मद गौरी, शेख अहमद सर और शाह वली उल्लाह मुख्य थे। इस काल के भक्ति संतों में सर्वप्रथम गुरु नानक देव थे। ओके, गुरु नानक देव, उन्होंने महान सूफी संत फरीद के साथ सत्संग किया। नानक ने जातीय भेदभाव तथा बाह्य आडंबर समाप्त करने का प्रयास किया। इसी काल में तुलसीदास, देखिए तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मलूक दास, दादू दयाल रज्जाब, चैतन्य महाप्रभु, तो इन सभी ने हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। देखिए चैतन्य महाप्रभु आदि भक्त संत हुए। इस काल में चैतन्य, कबीर जैसे संतों ने देश के विभिन्न भागों में इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच अनिवार्य एकता पर बल दिया। धार्मिक पुस्तकों के शाब्दिक अर्थों के बजाय प्रेम तथा भक्ति पर आधारित धर्म पर बल दिया। मुगल बादशाह सभी धर्मावलंबियों को एक समान देखते थे। हुमायूं सूफी संतों से धार्मिक विचार विमर्श करते थे। अकबर ने प्रशासन में योग्यता अनुसार सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया। अकबर ने अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अधिकांश मुगल बादशाहों ने हिंदू मंदिरों, मठों को अनुदान भी दिया। मुगल शासकों ने संस्कृत साहित्य का फारसी में अनुवाद करा के
स्थानीय भाषाओं के साहित्य को संरक्षण देकर, धार्मिक सहिष्णुता की अधिक उदार नीति अपनाकर और दरबार तथा सेना में हिंदुओं को महत्वपूर्ण पद देकर हिंदू और मुसलमानों में पारस्परिक समझ पैदा करने की कोशिश की। मतलब जितने भी सूफी संत थे उस समय, या फिर जितने भक्ति आंदोलन के संत थे, हिंदू कवि थे, उन्होंने हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया और मुग़ल शासकों ने भी इसमें बड़ा योगदान दिया। ओके, जैसे मुग़ल शासक जो थे अकबर, इन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता दे दी कि आप अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कीजिए। सूफी संतों के आगमन ने धीरे धीरे हिंदू धर्म तथा इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझा दिया और यह बताया कि दोनों में काफ़ी कुछ समानता है। मतलब सूफी संत और जो हिंदू धर्म के संत थे, इन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम धर्म में बहुत कुछ समान है। इससे पारस्परिक सद्भावना और सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा और साहित्य के विकास में भी योगदान दिया। प्राचीन भारत में विदेशी धर्म प्रचारक भारत में धर्म प्रचार के लिए आए तथा भारतीय धर्म प्रचारक भी विदेशों में भेजे गए। मुगल काल में भी बाहर से विदेशी धर्म प्रचारक भारत आए थे। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी में क्या उन्नति हुई उसको देख लेते हैं हम लोग। मध्यकालीन भारत में वार्षिक कैलेंडर के निर्धारण, प्रमुख पर्वों, त्योहारों, ग्रहणों तथा ज्योतिष, ग्रहों, नक्षत्रों के निर्धारण में खगोल की उपयोगिता थी। शेर मंडल की तीसरी मंजिल पर हुमायूं की विकसित वेधशाला एवं पुस्तकालय थे। ग्रहों एवं ज्योतिष में उसका व्यक्तिगत ज्ञान अत्यधिक था। हुमायूं ज्योतिष में ज़्यादा विश्वास रखता था और ये 7 दिन 7 कलर के कपड़े पहनता था, मतलब हर दिन नए रंग का कपड़ा पहनता था। इसको ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास था। अकबर के काल में बनारस की वेधशाला का निर्माण उसके निर्देशानुसार हुआ था। अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया जिसे इलाही कहा जाता था। इसकी शुरुआत उसके शासनकाल के प्रथम दिन से मानी जाती। तो एक नया धर्म भी चलाया था, हालांकि वो धर्म नहीं था लेकिन उसे धर्म के संदर्भ में ही देखा जाता है, दीन इलाही। ओके, और एक नया मतलब संवत भी चलाया, इलाही संवत जिसे कहते हैं, जैसे शक संवत। ओके, वैसे एक इलाही संवत था। इतिहासकारों के अनुसार तुर्क तथा मुगल शासकों का समुद्र से कोई संबंध नहीं था। मुगलों ने विदेश व्यापार को महत्व दिया, इसलिए यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को संरक्षण और समर्थन भी दिया, परंतु वह राष्ट्र के विकास में नौसैनिक शक्ति की महत्ता को समझ नहीं सके। भारतीय शिल्पी जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय शिल्पियों की नकल करते थे। यद्यपि भारतीय कारीगर काफ़ी कुशल थे तथापि उनकी आंतरिक क्षेत्र में सोच विकसित नहीं हुई थी। भारत का नौसैनिक क्षेत्र में पिछड़ा होना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसके पिछड़ेपन का सूचक था। तोपखाने के क्षेत्र में यूरोपीय भारतीयों से श्रेष्ठ थे। मुगल सेना के पास भारी तोपें होती थी जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन होता था तथा उनके पास कुछ हल्की तोपें भी होती थीं। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने मुगल तोपखाने के लिए कहा कि हल्की तोपें रकाब तोपों की तरह और बहुत ही अच्छी थी। यूरोपियों में 17वीं शताब्दी में बंदूक का इस्तेमाल होने लगा था, जबकि भारत में 18वीं शताब्दी में बंदूक का प्रयोग शुरू हुआ। ये देखिए, सिर के ऊपर पहनते थे जब युद्ध के समय जाते थे, तो मुगल सेना का कंटोप कह सकते हैं। ये बर्तन है बारूद रखने वाला। आर्थिक स्थिति की बात करें तो मुगल काल में आर्थिक विकास में अधिक प्रगति हुई। व्यापार, वस्तु का निर्माण का विस्तार हुआ, खेती बाड़ी में सुधार हुए, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा ही रहा। माल का ज़्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पर ही किया जाता था। मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और कारीगर सरल से सरल औजारों से ही काम करते रहे। नतीजा यह हुआ कि कोई कारीगर चाहे जितना भी कुशल रहा हो, उसकी उत्पादन क्षमता निम्न कोटि की ही रही। 17वीं 18वीं सदी में ददनी प्रथा का चलन हुआ, जिसके अनुसार देसी विदेशी दोनों व्यापारी कारीगरों को काम करने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी दे दिया करते थे और जब वो माल तैयार कर लेते थे तो उनसे ले लेते थे। इससे कारीगर इन लोगों के और भी मोहताज हो गए। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेज़ों ने भारत को जीतने और उसे एक उपनिवेश बनाने में कामयाबी हासिल की और अब भारत पूरब का कारखाना होने की बजाय पश्चिम के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया। और भी जानिए, उस समय भारत में छापेखाने का आविष्कार नहीं हुआ था, किंतु मुगलकालीन लेखन कला उच्च कोटि की थी।
इसमें 8 प्रकार के सुलेखन शैली का प्रयोग प्रचलन में था। मुगलकालीन शासकों ने मदरसों और मकतबों के माध्यम से शिक्षा पर जोर दिया। अकबर ने गणित, खगोल विद्या, आयुर्विज्ञान, दर्शन, तर्कशास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन के प्रसार प्रसार पर बल दिया। ओके, उल्लेखनीय कार्य किया। मुगल काल तक भारत में आलू, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल उगते ही नहीं थे। सोच लीजिए, मतलब मुगल काल तक भारत में आलू, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद ये सब नहीं उगते थे। ये सब दक्षिणी अमेरिका की सब्जियां व फल हैं। ओके, मुगल काल के अंत में यूरोप के व्यापारी भारत लाए, लेकिन सेम, पालक, शकरकंद, तोरई, करेला, लौकी, भिंडी तथा बैगन जैसी सब्जियां और केला, आम, तरबूज, बेर, अंगूर, अनार जैसे फल खूब उगते थे। तो ये बात में ध्यान में रखिए, जो आलू है या फिर कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल ये सब भारत में नहीं उगते थे। तो ये जब यूरोपीय आए, पुर्तगाली आए, या फिर हाँ पुर्तगाली भी आए, और जो भी यूरोप से आए विदेशी, वो सब लेकर आए थे। छापे खाने का जो है आविष्कार किसने किया था, आप मुझे बताइए। ओके, छापे खाने का मतलब प्रेस होता था, जैसे जहाँ पर अखबार वगैरह छपते हैं। ओके, ज्योतिष ग्रहों नक्षत्रों के आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणी को ज्योतिष कहते हैं। स्थापत्य कला, इमारतों आदि के निर्माण की जो कला है। दरगाह, सूफी संतों की कब्र पर बना स्मारक। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, ये लेसन भी आपका कंप्लीट होगा। क्लास 7 हिस्ट्री की जो बुक है वो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग क्लास 8 की बुक पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।